मैं एक 23 साल की लड़की हूँ जिसका नाम प्रीति राठी है। पता नहीं इस दुनिया में ये नाम कितने दिनों तक और ज़िंदा रहेगा। आज से 25 दिनों पहले मेरी आंखों में सुहाने सपने थे। मुझे अच्छा करियर बनाना था, अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना था, मुझे प्यार भी करना था और शादी भी करनी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैं पिछले 25 दिनों से मुंबई के किसी बड़े हॉस्पिटल के बेड में एडमिट हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं ज़िंदा रहूँगी भी या नहीं। मेरे सारे सपने आज से 25 दिन पहले मर चुके हैं। डॉक्टर मुझे दिलासा देते रहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अब कुछ भी सही नहीं होगा। एक 23 साल की लड़की जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, अब वो इस दुनिया से जाने वाली है। पापा प्लीज़ मेरा इलाज महंगे हॉस्पिटल में मत करवाइए, खर्चा बहुत हो जाएगा। मैं खुद में सोचती रहती हूँ कि आखिर मेरी क्या गलती थी। क्या खूबसूरत होना गुनाह है या फिर एक लड़की होना सबसे बड़ा गुनाह है? ये लाइन सिर्फ और सिर्फ कोई स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि ये एक खत का छोटा सा हिस्सा है जिसे एक 23 साल की लड़की प्रीति राठी ने हॉस्पिटल के बेड से अपने बुजुर्ग पिता से टाइप करवाया था, क्योंकि वो खुद लिखने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखें खराब हो चुकी थी। क्या कोई उस पिता के दर्द का अंदाजा लगा सकता है जिसने अपनी जवान बेटी के अंतिम शब्दों को टाइप किया था? आज के एपिसोड में हम इस देश की बहादुर बेटी प्रीति राठी के दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात साल 2013 की है। दिल्ली में रहने वाले एक परिवार के लिए खुशियों की खबर आई थी। उनकी बेटी प्रीति राठी का सिलेक्शन नेवी में नर्स के तौर पर हो चुका था। यह खबर एक मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत बड़ी थी। प्रीति को जॉब की ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाना था। परिवार में यह बात तय हुई कि प्रीति को मुंबई ड्रॉप करने उसके साथ उसकी मौसी और पापा भी जाएंगे। तीनों का रिजर्वेशन दिल्ली से मुंबई जाने वाली गरीब रथ ट्रेन में हो गया। तारीख आई 1 मई 2013। प्रीति ने अपने घर वालों से आशीर्वाद लिया और कहा, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस में खड़ी उतरूं। पूरे परिवार का नाम जो रोशन करना है, आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखना। शाम के करीब 3:45 दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर एक ट्रेन का हॉर्न बजा। यह ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस ही थी। इस ट्रेन में प्रीति अपने पापा और मौसी के साथ बैठ गई। ट्रेन अपने टाइम से मुंबई की तरफ निकल गई। इसी ट्रेन में एक और लड़का चढ़ा था। उस लड़के की नजर पूरे समय प्रीति के ऊपर ही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्रीति का पीछा करते हुए इस ट्रेन में चढ़ा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से रेल की पटरियों में दौड़ रही थी। तभी प्रीति ने अपने पापा से कहा था, पापा आप पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा और मेरी चिंता तो बिल्कुल मत करिएगा। अब तो मैं भी सैलरी पाऊंगी तो घर पे कुछ पैसे भेज दिया करूंगी। ये सब बोलते हुए प्रीति राठी को नहीं मालूम था कि इसी ट्रेन में एक दरिंदा है जिसकी नजर प्रीति के ऊपर ही है। 2 मई की सुबह करीब 8 बजे दिल्ली से चली गरीब रथ एक्सप्रेस 16 घंटों के सफर के बाद मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से कई मुसाफिर बाहर आए। उन्हीं में प्रीति भी अपने पापा और मौसी के साथ ट्रेन के बर्थ से नीचे उतरी। तीनों सामान लेकर स्टेशन से बाहर निकलने के लिए चलने लगे। आगे आगे मौसी और पापा चल रहे थे और उनके पीछे पीछे प्रीति। कुछ दूर चलने के बाद प्रीति के कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। प्रीति जैसे ही पीछे मुड़ी, उस लड़के ने एक बड़ी बोतल प्रीति के चेहरे पे उड़ेल दी। उस बड़ी बोतल में पानी नहीं था, बल्कि तेजाब था। प्रीति जोर जोर से चिल्ला रही थी। कोई कुछ समझ पाता कि वो लड़का पता नहीं कहां भाग गया।
कुछ बूंदें प्रीति के पापा और मौसी के ऊपर भी पड़ी थी। उन्हें भी जलन हो रही थी, लेकिन प्रीति सिर्फ और सिर्फ चिल्लाकर रो रही थी। दर्द और जलन की वजह से प्रीति वहीं जमीन पर ही गिर गई। पूरे रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई थी। बहुत से यात्री प्रीति की मदद के लिए उसके पास आए। जल्द ही पुलिस की गाड़ी के साथ एम्बुलेंस भी आ गई। एक 23 साल की लड़की जिसकी आंखों में करियर के सपने थे, उसके ऊपर किसी लड़के ने एसिड अटैक कर दिया था। यह खबर अगले दिन के मुंबई के अखबारों की हेडलाइन थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भी कर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। प्रीति को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने बता दिया था कि केस बहुत क्रिटिकल है। प्रीति की आंखें खत्म हो चुकी हैं, वो कभी देख नहीं पाएगी। उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड से हमला किया गया है, मतलब प्योर तेजाब। प्रीति का इलाज तो शुरू हो गया था, पर किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए प्रीति को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल बेहतर ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफर किया जाने लगा। इस बीच जब भी प्रीति को होश आता तो वो डॉक्टर्स से एक ही सवाल करती, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरे आंखों से पट्टी कब खुलेगी? डॉक्टर्स भी उसे झूठा ही सही लेकिन एक ही दिलासा देते कि बहुत जल्द तुम देखने लगोगी। इसी बीच प्रीति ने पापा से कहा, मैं लिख नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ उसे आप लिखते जाइए। फिर प्रीति ने कई खत अपने पापा से लिखवाए, जिसकी कॉपीज बाद में मीडिया को सौंपी गई थी। दिन गुजरते गए और प्रीति का इलाज चलता गया। 1 मई 2013 को दिल्ली में अपने घर से मुंबई के लिए निकली प्रीति को पूरा 1 महीना हो चुका था। तारीख आई 1 जून 2013। प्रीति फिर से दिल्ली पहुंची, लेकिन इस बार वो ताबूत में बंद थी। प्रीति ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, लेकिन हॉस्पिटल में ही उसकी मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई थी। इस देश ने अपनी एक और होनहार बेटी को खो दिया था। दिल्ली में प्रीति का अंतिम संस्कार हुआ। उसके लिखवाए लेटर्स को पब्लिक किया गया। जिस ने भी प्रीति के खत को पढ़ा था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त कई लड़कियों ने मीडिया के सामने आकर कहा था, उन्हें दूसरे शहर जाकर नौकरी करने में डर लगने लगा है। लड़कियों की तरफ से इस तरह से डर वाले स्टेटमेंट के बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्रीति राठी केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया था। साथ ही आदेश दिया था कि जल्द से जल्द प्रीति राठी का मुजरिम हिरासत में होना चाहिए। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन को तेज किया। मुंबई से दिल्ली आई और कई लोगों से पूछताछ की। इसी पूछताछ के दौरान 15 जनवरी 2014 को, यानी प्रीति के ऊपर हुए एसिड अटैक के 8 महीने 17 दिन बाद, क्राइम ब्रांच के पास एक लड़की का कॉल आया और उसने कहा, सर, प्रीति के मोहल्ले में एक लड़का रहता है, उसका नाम अंकुर पवार है। मैं बोल रही हूँ, आप उसे उठाइए और कायदे से पूछताछ करिए। कुछ महीने पहले ही उसने प्रीति को शादी के लिए अप्रोच किया था। मुझे बताया था प्रीति ने। मुझे उसके ऊपर पूरा शक है कि प्रीति के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, और वो जिस भी हालत में अभी, उसके बारे में अंकुर को जरूर कुछ ना कुछ पता है। 15 जनवरी 2014 को ही क्राइम ब्रांच की टीम एक गाड़ी से दिल्ली के नरेला मोहल्ले में पहुंची। ये वही कॉलोनी थी जहां प्रीति का परिवार भी रहता था। इसी मोहल्ले से क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रीति के पड़ोसी के लड़के 23 साल के अंकुर पवार को गिरफ्तार किया। पूरा मोहल्ला हैरान था। सभी की नजरें प्रीति के बचपन के दोस्त अंकुर पवार के ऊपर थी। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर प्रीति की मौत से उसी के दोस्त अंकुर पवार का क्या कनेक्शन था। क्राइम ब्रांच की टीम
अंकुर पवार को उठाकर मुंबई लेकर गए। वहां कई राउंड की इन्वेस्टिगेशन के बाद अंकुर ने कबूल किया कि हाँ, मैंने ही प्रीति के ऊपर तेजाब फेंका था। कुछ समय बाद अंकुर पवार ने जो कहानी बताई वो ये थी, मुझे प्रीति के बारे में सब कुछ पता था। वो पढ़ने में काफी तेज थी और मैं उतना तेज नहीं था, जिसकी वजह से कई बार मुझे घर में नीचा दिखाया जाता था। सभी लोग कहते थे कि प्रीति से कुछ सीखो। मुझे बहुत गुस्सा आता था। धीरे धीरे हम बड़े हुए। प्रीति पढ़ने में जितनी अच्छी थी, वो दिखने में उतनी ही खूबसूरत हो गई। मैंने सोच लिया था कि एक दिन इससे शादी करूंगा, फिर सबको पता चल जाएगा कि अंकुर क्या चीज है। इसी बीच प्रीति का सिलेक्शन नेवी में नर्स के तौर पर हो गया। वो मुंबई जाने वाली थी। मैंने बड़ी हिम्मत करके उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने सीधा मना कर दिया और मुझे करियर में कुछ अच्छा करने का ज्ञान देने लगी। मैंने उसे कई बार प्रपोज किया, लेकिन उसने मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा। मैं उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो मुझे उससे जलन होने लगी। फिर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का इंतजाम किया और उसी ट्रेन में बिना टिकट लिए चढ़ गया। मैं तो ट्रेन में ही उसके ऊपर एसिड फेंकने वाला था, पर वहां मुझे सही मौका नहीं मिला। मुंबई में मैंने उसको अपना शिकार बनाया और तुरंत दूसरे प्लेटफॉर्म से दिल्ली की ट्रेन में बैठकर दिल्ली आ गया। यहां सभी को कह दिया था कि मैं इंटरव्यू के लिए उत्तराखंड गया था। स्पेशल वुमेन्स कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। इस कोर्ट के जज A.S. शिंदे ने 2016 में लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा था, इस मामले में इसे कम सजा नहीं देनी चाहिए। प्रीति 30 दिनों तक सिर्फ इसलिए जिंदा थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो दिख कैसी रही है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। एसिड अटैक रेप से भी ज्यादा ब्रूटल क्राइम है, इसीलिए अंकुर पवार को सजाए मौत दी जाती। यह देश का पहला मामला था जिसमें एसिड अटैक के लिए लोअर कोर्ट ने मौत की सजा दी थी।